जनता ने सीधे सीधे बीजेपी को चुन लिया है और कांग्रेस को नकार दिया है, क्योंकि आंकड़े सारी कहानी खुद कह देते हैं। बीजेपी 108 सीटों के साथ गुजरात में लगातार छठी बार सरकार बनाने जा रही है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हटाकर सत्ता में आ रही है। अब यह पूरी तरह से साफ हो गया है, यानी आज जिन दो राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं वहां दोनों में बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस हार रही है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो गुजरात के विकास पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, जिस गुजरात के विकास को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है, उस गुजरात के विकास पर प्रश्न खड़ा करना और राजनीति में सामान्य शिष्टाचार को भुला करके अशिष्ट भाषा का प्रयोग, मुझे लगता है कि यह कांग्रेस और उन विपक्षी मित्रों के लिए भी एक सबक होगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार लगातार विजय मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और उनकी नीतियों के प्रति एक जनादेश के रूप में आप सब मान सकते हैं। और साथ ही साथ इस बारे में भी हम सब मान सकते हैं कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अपने इस दुर्ग को बुरी तरह हारी है। कांग्रेस ने विकास और राष्ट्रवाद को भुला करके जिस तरह की राजनीति करने का प्रयास किया, जातिवाद की राजनीति, समाज को बांटने वाली इस राजनीति, जनता ने इसे एक सिरे से खारिज किया है। गुजरात की जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों और उनके नेतृत्व को दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के चुनावी रणनीतिक कौशल ने एक बार पुनः अपना लोहा मनाने में सफल रहे हैं। गुजरात की विजय भारतीय जनता पार्टी के इन यशस्वी नेतृत्व के साथ। योगी आदित्यनाथ, ऐसा लग रहा है गुजरात में आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जीत से सबसे ज्यादा खुश खुद योगी आदित्यनाथ ही हैं, जो कि गुजरात में खूब प्रचार करने गए थे, बार बार प्रचार करने गए थे। और बीजेपी ने भी योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का चेहरा बनाकर गुजरात में खूब उतारा था पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। 108 बीजेपी, 69 कांग्रेस, 182 में से। यह है गुजरात के चुनाव के रुझान जो अब नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। अब इनके ज्यादा बदलने की उम्मीद मत लगाइएगा अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं तो, और अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो भी ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा। बीजेपी पिछले चुनाव जितनी भी सीटें इस बार नहीं हासिल कर पाएगी। तो यानी कि बीजेपी की सीटें 7-8 कम हुई हैं, कांग्रेस की कुछ 8-9 बढ़ी हैं। रागिनी नायक इसको भी अपनी जीत के तौर पे देख रही हैं। देखिए, एक विश्लेषण आपने नहीं किया कि जब मोदी जी की आंधी चल रही थी लोकसभा में, तब करीब 60% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का 33% था। तो अगर आप उस हिसाब से भी आकलन करें तो आप पाएंगे कि मोदी जी के प्रभुत्व, उनके प्रभाव और उनकी लहर पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। आपने कांग्रेस के लिए एक मैप दिखाया जिसमें 4 या 5 राज्य दिखाए, तो मैं थोड़े इतिहास के पन्ने पलटकर आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी तब 3 प्रदेशों में सरकार थी। हमारे संगठन तितरा बितरा था, सिमट रहा था। अटल जी, अडवाणी जी का युग था। 1999 में जब जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसा लग रहा था कि सोनिया जी के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया।
2 दर्जन प्रदेशों में हमारी सरकार बनी, 2 बार आम चुनाव में सत्तासीन हुए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में कोई जीत कोई हार अंतिम होती नहीं है। और ये हार का सिलसिला अगर ना टूटे रागिनी, तब चिंता होती है। मैं तो आपके साथ, बिहार में, पंजाब में हार का सिलसिला टूटा है, इसको आप एक कड़ी की तरह मत देखिए। बिहार में सरकार किसकी है? मैं इसीलिए मैप आपको दिखा रहा हूं। अरे वही तो मैं कह रही हूं, हिमाचल वो भी चला गया, अब पंजाब और कर्नाटक, मेरी बात 2 राज्य आपके पास। 10 सेकंड और दीजिए। सिर्फ 2 राज्य। हमें ये कहा गया कि बिहार में जातिगत राजनीति हमने की, आपने जाकर नीतीश कुमार से हाथ मिला लिया और सरकार बना ली। क्या मायावती के साथ आपने सरकार मिलकर नहीं बनाई? तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप मैं वापस प्रमुख मुद्दे पे आ रहा हूं। अनुराधा जी, मैं चाहूंगा आप इसमें एक लाइन आखिरी सेंटेंस जोड़ दूं कि राहुल जी अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस के कार्य करने की शैली बदलेगी, संगठनात्मक रूप से हम ज्यादा मजबूत होंगे, नया अंदाज देखेंगे। हम हैं नए तो अंदाज क्यों हो पुराना? ये बात तो आपको लगता है क्या कि राहुल गांधी उपाध्यक्ष की जगह पर अध्यक्ष 3 साल पहले बन जाते तो शायद आप लोगों की पोजीशन बेहतर होती? 3 साल आपने बेकार में गवा दिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि हाइंडसाइट जो रेट्रोस्पेक्टिव विजडम है वो बहुत आसान होती है। तो प्रेसिडेंट वही थे, वो बहुत आसान होती है। देखिए, जब उपाध्यक्ष थे तब भी कांग्रेस ने बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिए। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि अध्यादेश जो ये लैंड ऑर्डिनेंस था, उसमें 44 सांसद होने के बावजूद सरकार को घुटने टिकाने का काम राहुल गांधी जी ने किया था। तो बार बार हम पीछे ना देखें, हम आगे की तरफ देखें। मैं आगे देखिए तो हम बात कर रहे हैं। सुनिए तो सही, संतोष जी भी आ गए, विवेक जी भी आ गए, फिक्र हमें हो रही है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र बिल्कुल असंतुलित होता जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। पार्टी दिन ब दिन कमजोर हो रही है। रागिनी, हमारी फिक्र है, विपक्ष, हमें भी चिंता है। गुजरात में मैंने आपको लोकसभा से कंपैरिजन करके दिया, अगर आप उस हिसाब से देखें तो क्या विपक्ष आपको मजबूत होता नहीं दिख रहा है? जहां पर आपका ही चाणक्य ये दिखा रहा था कि कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूत हो जाएगी, मैंने उस दिन भी कहा था कि 8 सीटें अगर आप बढ़ा लेते हैं, भी बढ़ेगा और सीट भी बढ़ेगी। 8 सीटें आप हम 8 सीट बढ़ा लेते हैं तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। 4-5 सीटें कम हो रही है, विश्लेषण गलत है। मैं मानती हूं, देखिए, हार दुखद होती है, मुझे आज बहुत निराशा भी है। हम, राहुल जी ने कहा भी था, हम लोग बहुत बेहतरीन रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन हम ये सोचे कि विपक्ष इससे कमजोर होगा, मुझे नहीं लगता है। राहुल जी के नेतृत्व की तारीफ तो विपक्ष ने भी की, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर तमाम नेताओं ने, आपने, पत्रकारों ने, सबने कहा। नहीं, मैं बात बता रही हूं, सिन्हा की तारीफ तो किसकी बात मानेंगे? अडवाणी जी की, केशु भाई पटेल की, हिरेन पांड्या जी की, किसकी बात मानेंगे? यशवंत सिन्हा की? सारे के सारे असंतुष्ट ने। आप हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि केवल मोदी जी की बात चलती है, काम का सिक्का नहीं चला या नाम का सिक्का चला है। देखिए, क्या है कि हर पार्टी जो है अपने हिसाब से अपने नैरेटिव को बदलने लगती है, जीत और हार को कुछ अपने तरीके से आंकने लगती है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि विपक्ष कमजोर हुआ है कि विपक्ष मजबूत हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसा आप भी कह रहे थे माना कि विपक्ष को मतलब ये बहुत अच्छा कोई समा नहीं है कि हम कांग्रेस मुक्त या विपक्ष मुक्त भारत हो गए। बिल्कुल नहीं होना। ये सही अच्छी मतलब किसी भी लोकतंत्र की नहीं, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि विपक्ष क्यों कमजोर हो रहा है? विपक्ष अपनी करनी से कमजोर हो रहा है। अगर विपक्ष अपनी करनी से कमजोर हो रहा है तो इसके लिए आप किसी और, वो अगर जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं। लेकिन अनुराधा जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये आपको भी मानना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा स्मार्ट है, इस बार राहुल गांधी ने, अनुराधा जी, वो सब कुछ किया। विपक्ष कमजोर हो रहा है। इस बार राहुल गांधी ने वो सब कुछ किया जो गुजरात में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए किसी भी एक विपक्षी नेता को करना चाहिए। मुझे लगता है कि मानक आप थे नहीं। मेरा पहला सेंटेंस इस स्टूडियो में आने के बाद यही था कि इस बार का इलेक्शन कांग्रेस ने गुजरात में जीतने के लिए नहीं, राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए लड़ा था। मैं तो बार बार यही, मेरा तो विश्लेषण ये बड़ा क्लियर कट है। उन्होंने जीतने के लिए नहीं, राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए इलेक्शन लड़ा था। प्रीति ईरानी कुछ कह रही है, एक सेकंड सुन जो रुझान देख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। मैं तो मात्र इतना ही कहूँगी अभी कि विकास की जीत है आज, और इस बात की भी जीत है कि संगठन की शक्ति जैसे सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, उसकी भी जीत है। मैम, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने भी एक टफ फाइट दिया है गुजरात के अंदर बीजेपी को। मुझे ऐसा लगता है कि जो जीता वही सिकंदर। तो आज उन लोगों को विशेष रूप से जीत समर्पित है जो बूथ पर हमारा कार्यकर्ता डटकर लड़ा है। आज उन लोगों की विजय है जिन्होंने वर्षों अपने आप को संगठन को समर्पित किया है। आज उन लोगों की जीत है जिन लोगों ने गुड गवर्नेंस को, विकास को एक मुद्दा मानकर अपना वोट दिया है। तो ये मात्र मेरे संगठन की नहीं, उस नागरिक की भी जीत है जिसने विकास में अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैम,
स्मृति ईरानी की राय इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि मोदी सरकार में एक अहम मंत्री भी हैं, गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की साख जब भी दांव पर होती है उनके बयान को बहुत क्लोजली वॉच भी किया जाता है। और आप एक चीज भूल रहे हैं अनुराधा जी कि अमेठी को वो अपना चुनाव क्षेत्र बनाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो कह भी रही हैं इस बार 2019 में कह रही हैं राहुल गांधी को पटखनी दे के दिखाएंगे। ये तो पिछली बार भी कह रही थी। हाँ। जीता कौन? हाँ। मैं फिर कह रही हूँ, देखिए कथनी और करनी। आप ही के आर्गुमेंट पे आ रहा हूँ, रागिनी जीता कौन? सुनिए ना, तो मैंने तो स्वीकार कर लिया जीते हैं, पर मैंने उसका अपना तर्क तो दिया, अपनी पार्टी की जो समझ है उसका विश्लेषण करने का अधिकार और स्वतंत्रता तो वो बिल्कुल है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि इस बार इस गुजरात के और हिमाचल के रिजल्ट के बाद राहुल गांधी अपने आगे की जो पूरी रणनीति है उसको कैसे देख रहे हैं। क्या वो पुराने तरीके से ही रहेंगे या जो एक नए राहुल गांधी दिखे हैं इस गुजरात के चुनाव में उसको आगे लेके जाएंगे? क्या इनमें वो मादा और कुवत है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके की सेकंडों की, हर सेकंड की राजनीति करते हैं, पूरे उतनी ही मेहनत, उतनी ही शिद्दत, क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी भी वैसा कर पाती है? और सबसे इंपॉर्टेंट कि राहुल गांधी अपने या कांग्रेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में फैलाव कैसे करती है, अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे वर्कआउट करती है, इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर ये नहीं हो पाएगा तो जो भी अगर राहुल गांधी को एक लीडर की तरह से स्थापित करने की पूरी पुरजोर कोशिश थी वो बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। संतोष जी, स्टेटस को की तौर पे इसे देख सकते हैं क्या? स्टेटस को, जो पहले बीजेपी जीतती जा रही थी, कांग्रेस हारती जा रही थी, वही ट्रेंड, या वोट परसेंटेज जो बढ़ा है कांग्रेस का थोड़ा, उसमें आप थोड़ा सा लेवलिंग इफेक्ट देख रहे हैं? मानक जी, हम लोगों के साथ एक बड़ी परेशानी ये है कि अगर हम बीजेपी की कमियां दिखाएं तो हम फौरन कांग्रेस के पक्षधर मान लिए जाते हैं, और कांग्रेस की कमियां दिखाएं तो हम फौरन बीजेपी के पक्षधर मान लिए जाते हैं। हम पत्रकार तो माने ही नहीं जा रहे हैं। हम में से हैं कुछ जिन्होंने ये कर रखा है, पर मैं अपना आकलन अनुराधा जी आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिहार का पहला चुनाव जिसमें कांग्रेस को 8 सीटें 9 सीटें आई थीं, कांग्रेस ने कोई सबक नहीं सीखा, 5 साल यूं ही गुजार दिए। बिहार, उत्तर प्रदेश के लिए टाइम था इनके पास, इन्होंने यूपी में कोई काम नहीं किया संगठन को लेकर के, और राहुल जी ही कमान में थे, सोनिया जी ने छोड़ दी थी उस समय से। उसके बाद फिर बिहार का चुनाव आया जिसमें 40 सीटें नीतीश ने उनको दी, तो नीतीश के कंधे पर आप आ गए, लेकिन आपको लगा कि वो सारी जीत आपकी है, फिर बिहार में आपने वैसे ही छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का दूसरा चुनाव जिसमें अखिलेश के साथ जुड़े थे, आप चुनाव लड़े, कैंपेन करते, सब कुछ करते, लेकिन उसमें भी संगठन आपका कहाँ था? कंधों की राजनीति नहीं, जमीनी राजनीति अगर अच्छा, ये कंधों की राजनीति करते रहे हैं आज तक। अब पूरा मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सोनिया गांधी ने एक कुनबा जोड़ा था, वो भी कंधों की राजनीति थी। पर लेकिन कुनबा जोड़ा था, वो एक स्ट्रैटेजी थी। लेकिन वही स्ट्रैटेजी जो है वही आपको बार बार जीत दिलाएगी, ये कोई सही तो नहीं है। अच्छा रागिनी जी, आपसे मैंने लास्ट टाइम चौथे को कहा था, हमने सिंपैथेटिकली कहा था कि अगर जमीन को तो अलायंस तो होते तोड़ने की कोशिश आप लोग नहीं करोगे तो ऊपर चाहे जितनी हवा हो, जितनी भी हवा हो, वोट नहीं आपके बूथ तक आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। और वो चीज़ कांग्रेस में गायब है पिछले सालों से, अभी भी गायब है। गुजरात में ने भी इसको बताया, अब आपके सामने अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश है। जितनी जानकारी हम लोगों को है इन दोनों स्टेट्स की, वहाँ पर भी माफ़ कीजिएगा आपका संगठन गायब है, दोनों ही जगहों पर। आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं किसको आगे रखना है। राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, नीचे का संगठन क्या है, और चुनाव सर के ऊपर है। महाराष्ट्र में चुनाव सर के ऊपर है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए कि विपक्ष मजबूत। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं सर, एक सेकंड रोकूंगा। वसुंधरा राजे कुछ बोल रही हैं। आपके हिमाचल के दोनों रिजल्ट ये दर्शाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री